सभी जनगणना 2027 में लगे हमारे साथियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो मकान सूचीकरण एवं मकान गणना अनुसूची है उसको किस प्रकार से कंप्लीट सही ढंग से भरा जाएगा। तो उसका थोड़ा संक्षेप में समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट में यहाँ से प्रारंभ करें। तो यहाँ से प्रारंभ करने मतलब आप फर्स्ट में पहले ये सब लिखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है राज्य संघ क्षेत्र, तो उसका अपना जो भी स्टेट है उसका नाम लिखेंगे और आपको उसका कोड भी दिया जाएगा, तो वो कोड भरेंगे। जिला भरेंगे, जिले का कोड भरेंगे, तहसील तहसील का कोड भरेंगे, और नगर या गांव जो भी है वो उसका कोड भरेंगे और भरेंगे उसका नाम। नगर और नगर यहाँ पर उसका ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है नगर और गांव, तो नाम लिखेंगे और यहाँ पर है उसका कोड भरा जाएगा ये। ठीक, वार्ड संख्या केवल नगर के लिए वार्ड संख्या होगी जो कि हम यहाँ पर इसमें भरेंगे। और मकान सूची ब्लॉक जी, ये सब आपको ये सूची आपको उपलब्ध कराई जाएगी, उसमें सब ये लिखे होंगे कि हमें किस में क्या भरना है। और यहाँ लिखा हुआ है साइड ए। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है साइड ए ए। और यहाँ लिखा हुआ भरने के पश्चात गोपनीय प्रश्न संख्या, ये आपको सब बताई जाएंगी क्या गोपनीय प्रश्न संख्याएं होती हैं, वो सब भरेंगे। और मकान सूची का ब्लॉक नंबर वगैरह ये भी सब आपको बताया जाएगा। मतलब एक बुकलेट ऐसी मिलेगी इस पर ये सब कोड आपके पढ़े होंगे, जहाँ पर भी जिस ब्लॉक में आपको काम करने के लिए दिया जाएगा। अब समझते देखिएगा, यहाँ पर ये साइड ए और साइड बी दो हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो आपको सीट मिलेगी, एक तरफ साइड ए लिखा हुआ है, इसके तुरंत दूसरी तरफ साइड बी लिखा हुआ है। जो मैटर है साइड ए और साइड बी पर वो सेम है, अर्थात दोनों तरफ जानकारी इसके भरनी है। ऐसा नहीं एक तरफ पेपर ब्लैंक हो, दोनों तरफ है। जैसे देखिएगा ये दोनों तरफ, ये साइड ए है और ये देखो साइड हमारे पास बी वाला फार्म ये है, ये साइड बी वाला फार्म है, तो सेम है। दोनों तरफ का जो मैटर है वो बिल्कुल सेम है। तो हम लोग किसी एक साइड का समझेंगे, दूसरी साइड का हमको सेम भरना पड़ेगा। ठीक, तो साइड ए की चर्चा करते हैं। तो हमने पहले कॉलम आपको बताया कि किस प्रकार से हमको इनके कोड वगैरह और जानकारी भरनी है कि हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके कोड क्या है। अब देखिएगा लाइन क्रमांक, ये लाइन क्रमांक है। लाइन क्रमांक देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये आपके 33 क्वेश्चन है कुल मिलाकर के। इसमें देखिएगा जो हम एक एक करके पूछेंगे, तो ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक आप चलेंगे तो ये 33 है, जिसके यहाँ भी ये कार्य करने के लिए जाएंगे उससे हम इस प्रकार के कुल मिलाकर के 33 मैटर पर 33 क्वेश्चंस पर बात करेंगे और लास्ट में लिखेंगे उनका हम यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो इन जो 33 चीज़ें हैं जो हमको भरनी है, उन पर आइए अभी एक करके चर्चा करते हैं। देखिएगा लाइन क्रमांक, तो लाइन क्रमांक ये आपका नजरी नक्शा जो होगा उस पर लाइन क्रमांक वगैरह जो डाले जाएंगे वो यहाँ भरा जाएगा। अब देखिएगा दूसरे में हमको यहाँ दिया गया भवन नंबर और यहाँ दिया गया जनगणना मकान नंबर। अब ये दो चीज़ें हैं, इनको समझना कि भवन नंबर क्या होगा, जनगणना मकान नंबर क्या होगा। अब देखिएगा भवन नंबर से मतलब होता है एक बड़ा सा कोई फ्लैट है जिसके अंदर कई परिवार रहते हैं, तो वो मकान नंबर सब अलग अलग आप डालेंगे। भवन नंबर एक दे देंगे, जैसे कोई बड़ा अपार्टमेंट है पूरा, उसमें कई मकान छोटे छोटे कमरे वो क्वार्टर बने हुए हैं या कई फ्लैट बने हुए हैं, तो वो सब मकान नंबर हो जाएंगे। एक बड़ी सी बाउंड्री है, उसके अंदर काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन उसमें कई परिवार रहते हैं, तो जो परिवार अलग अलग हैं वो तो मकान नंबर अलॉट किए जाएंगे, लेकिन पूरे भवन को हम एक नंबर भी कोई देंगे, तो उसका कोड हम यहाँ पर भर देंगे कॉलम 2 में। कॉलम 2 में कोड भर देंगे। अब मकान नंबर, कॉलम जनगणना मकान नंबर ये आएंगे कॉलम 3 में। तो जो भी आप मकान नंबर उसमें डाले, ऐसे मान लो जितने भी हैं मकान नंबर जैसे भी दिए जा रहे हैं आपको डालने के लिए, उस हिसाब से उनके सबके, जैसे 10 फ्लैट हैं उसके अंदर, तो आपको वो 10 मकान नंबर उनके सबके अलग अलग डालेंगे। और इसमें क्या है, पहले एक शीट पर अगर आप देखें ध्यान से तो जो ये सीट है आपकी, इसमें 8 मकान नंबर का डिटेल भरा जा सकता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 8 नहीं 10 हैं, तो दूसरी तरफ भी 10 हैं, तो एक सीट पर आप 20 मकान नंबर का विवरण भर सकते हैं। अब देखिएगा जैसे किसी एक ही फ्लैट में मान लीजिएगा कि एक ही भवन में 10 फ्लैट हैं, तो वो सब इसी पे आ जाएंगे। भवन नंबर तो हमारा सभी कॉलम में सेम रहेगा। मान लीजिए भवन नंबर ये 5 है, तो ये सभी भवन नंबर इसमें 5 ही आएंगे। और उसमें 10 फ्लैट हैं तो उनके मकान नंबर सबके अलग अलग हो जाएंगे।
और उनका विवरण इसमें सब में अलग अलग भरा जाएगा। मकान नंबर यहाँ आएंगे। मान लीजिएगा कि हमने जो उस फ्लैट के अंदर एक मकान नंबर पहले नंबर पर जा रहे तो उसका मकान नंबर मान लीजिएगा, लेकिन ये डिजिट में देके चलेंगे इस प्रकार से, मान लो 4 है तो ये हमने 4 डाल दिया, तो उनका ही विवरण पूरे एक लाइन में भरा जाएगा। ठीक, तो किसी एक का समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक, अब जैसे दूसरे उसमें फ्लैट में दूसरे मकान नंबर पर जाओगे तो उनका क्या हो जाएगा 005, इस प्रकार से डालते चले जाएंगे। और सामने ये जो है कॉलम दिए गए, इनमें हम ये पूरा विवरण उनसे पूछ करके कॉलम मतलब प्रश्न 1 से 33 तक 34 तक लास्ट में मोबाइल नंबर पूछ के भरेंगे। तो देखिएगा इसमें यह लिखा हुआ जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत, 3 चीजें हैं कि उनके मकान की फर्श कैसी है, दीवार कैसी है और छत कैसी है। इनके सबके कोड भरे जाएंगे। नीचे दी गई संबंधित सूची में कोड नंबर दिए गए हैं। अब जैसे फर्श की बात करते हैं तो उनके मकान की फर्श कैसी है, तो यहाँ तुरंत नीचे आ जाएंगे। ये देखो लिखा हुआ है फर्श, 4 नंबर पर फर्श है। फर्श कैसी, मिट्टी की है तो कोड 1 डालेंगे। ठीक है, और लकड़ी या बांस की है तो कोड नंबर 2 जाएगा। पक्की ईंट की फर्श है तो कोड नंबर 3 जाएगा। पत्थर की है तो कोड नंबर 4 जाएगा। सीमेंट है तो 5 जाएगा। मोजेक फर्श या टाइल वगैरह लगी है तो 6, और इनमें से कोई चीज नहीं है तो अन्य में जाएगा। कोड नंबर आप डाल देंगे 7। ये छत का क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से दीवारों का भी हम देखेंगे कि दीवार किसकी बनी हुई है। घास फूस बांस, ये कोड नंबर 1 लिखा हुआ है। प्लास्टिक या पॉलीथिन है तो 2 नंबर है। मिट्टी और कच्ची ईंट है तो 3, लकड़ी है 4, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं है तो 5 आ जाएगी दीवार। और पत्थर लगा हुआ है लेकिन गारा मसाला के साथ है तो उसका कोड 6 हो जाएगा। और ये किस प्रकार का, ये दीवारों के इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया उसकी लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। इनके बारे में हमने सब डिटेल में वहाँ बताया है, चित्र भी दिए गए। तो उसमें GI धातु इस एस्बेस्टस चादरें हैं, जो चादर होती है सीमेंट की चादर या टीन की चादर, तो उसके लिए 7 कोड हो जाएगा। पक्की ईंट के लिए 8 हो जाएगा। कंक्रीट की फर्श बनी हुई दीवार बनी है तो 9 नंबर। कंक्रीट की दीवारें कम मिलेंगी, जैसे नाली वगैरह बनाते तो पूरी आजकल कंक्रीट की ही बनाते हैं, लेकिन दीवार पूरी हम लोग कंक्रीट की बनाए ऐसा आपको बहुत कम केस में मिलेगा। अब इसमें से किसी प्रकार की दीवार नहीं है तो फिर आपका कोड अन्य में जाएगा, तो आप लिखेंगे आप उसका कोड 0। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से छत का देख लीजिएगा। ठीक है, कि इनमें से किसकी छत बनी हुई है वो आपका कोड यहाँ से देना पड़ेगा। तो आपने यहाँ ये समझ पाया कि मकान फर्श और ये हो गया। अब जनगणना मकान के उपयोगकर्ता को का पता लगाएं। कुछ कॉलम है जो समझना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। अब देखिएगा यहाँ पर जो 7वां कॉलम है उसका कोड वास्तविक उपयोग, कोड नंबर हम डालेंगे यहाँ पर। पहले ये पढ़िएगा कि वास्तविक उपयोग के लिए लिखें और फिर नीचे दी गई सूची से उपयुक्त कोड का चयन करें तथा इस कॉलम का बाईं तरफ खाने में दर्ज करें। देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो 7 नंबर नीचे ये यहाँ तो आप कोड भरेंगे इसका इसमें, और यहाँ किस उपयोग में वह मकान आ रहा है वो आप इसमें भरेंगे। अब वो कैसे भरेंगे, देखो यहाँ तुरंत नीचे आप जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत है, इसी में मिल जाएगा। देखो 7 नंबर में पढ़िएगा कि जनगणना मकान का उपयोग। देखो आवासीय है तो आप 1 डालेंगे। आवास सह उपयोग और उपयोग के लिए तो 2 डालेंगे। दुकान कार्यालय का 3 कोड जाएगा। स्कूल कॉलेज आदि के लिए 4 जाएगा। होटल लॉज या गेस्ट हाउस के लिए आपने बना रखा है मकान तो 5 कोड जाएगा। अस्पताल डिस्पेंसरी है आदि के लिए 6 जाएगा। फैक्ट्री वर्कशॉप या कोई वर्क शेड के लिए है तो 7। पूजा स्थल में है पूरा मकान, कुछ लोग पूजा स्थल में दे देते हैं, मंदिर है जैसे, तो उसमें 8 कोड जाएगा। और गैर अन्य आवासीय उपयोग के लिए 9 है, और इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर कोड 0 जाएगा। अब एक बार फिर इसी कॉलम पर चलते हैं, देखिएगा। अब वास्तविक उपयोग, जो भी उपयोग के लिए आपका है वो मकान, वो यहाँ पर लिखा जाएगा और उसी का यहाँ पर कोड भर दिया। क्लियर हुआ। अब देखिएगा अगला है, यहाँ लिखा हुआ इन कॉलमों को तभी भरें यदि जनगणना मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय उपयोग में लाया गया है। यदि कॉलम 7 में कोड 1 अथवा 2 है। अब देखिएगा अगर कॉलम 7 में आपने कोड 1 भरा है या 2 भरा है तो ही आप फिर ये 9, 10 और 11, 12 और 13 भरेंगे। ठीक, इन कॉलमों को साफ लिखा हुआ है। देखो यहां से चलिएगा, ये यहां तक कोड 9 से लेकर के 13 तक। तो कोड 8 में क्या, यदि मकान
कॉलम 7 में कोड 1 या 2 है तो जनगणना मकान की स्थिति अच्छी 1, रहने योग्य 2 और जीर्ण है तो 3। ठीक, अब यहाँ पर ये भी लिखा उसकी स्थिति के बारे में 8 में आप जाएंगे कि मकान की स्थिति क्या है। ठीक, अगर 7 में हमने 1 या 2 कोड भरा है तो ये ध्यान रखना 1 और 2 के लिए, अगर हमने कोड 1 भरा या कोड 2 भरा, 1 है हम रह रहे हैं, दूसरे में हमने किराया दे रखा हो या इसके लिए सह कुछ साथ में लोग रह रहे हैं, तो अब स्थिति के लिए भरना है आपको। क्या कह रही है, अगर आपने कोड 1 या 2 भरा तो स्थिति भरनी है आपको, स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण है, तो 1, 2, 3 इनमें से कोई कोड इसमें कॉलम 8 में आ जाएगा। अब कॉलम 7 में आपने 1 या 2 भरा है तो ही आप कॉलम 9 से 13 भरेंगे, अन्यथा इनको छोड़ देंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोड 1 या 2 में से कोई भरा है तो फिर क्या भरना देखिएगा कि परिवार का क्रमांक, प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या दें और प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए 999 दर्ज करें। अब देखिएगा आवासीय कॉलम 7 मुखिया के संबंधित, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या दें, प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए 999 दें। अब देखो संस्थागत परिवार क्या होते हैं, प्रत्येक परिवार को अलग क्रमांक संख्या दें और प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए 999 दर्ज दें। अब ये संस्थागत परिवार क्या होंगे या सामान्य परिवार क्या होंगे, ये आपको अभी इसमें पता चल जाएगा। देखिएगा अब 9 में क्या भरेंगे कि परिवार की क्रम संख्या भरेंगे, परिवार क्रमांक नंबर इसमें भरा जाएगा, और दूसरे टाइप का कोई परिवार तो 999 दर्ज किया जाएगा। इसमें परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यहाँ उस परिवार में कितने लोग हैं सबकी गिनती, लेडीज प्लस जेंट्स, और परिवार के मुखिया का नाम यहाँ दर्ज होगा। और संस्थागत परिवारों के लिए कॉलम 12 और 13 ना भरें, अगर कोई संस्थागत परिवार है तब भी आपके कॉलम 12, 13 छोड़े जाए रहे। ठीक है, अगर संस्थागत परिवार है तो छोड़ दीजिएगा, संस्थागत परिवार नहीं है तो फिर लिंग आपके स्त्री पुरुष या जेंडर जो भी है वो यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य है तो उनके लिए भी कोड आपके भरे जाएंगे, यानी कास्ट का कोड भरा जाएगा प्लस मेल या फीमेल भरा जाएगा। अगर संस्थागत परिवार नहीं है तो, और संस्थागत परिवार है फिर इन चीज़ों को वो छोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो 13 तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा आगे इसमें क्या है, अब कॉलम 14, 15, 16। ठीक, अब ये देख लीजिएगा, अब देखिएगा कॉलम 14 से लेकर के जो 35 तक उनके सबके कोड भी यहाँ लिखे हुए हैं, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, स्वामित्व मतलब वही मकान है उसमें कौन रह रहा है, मकान मालिक ही रह रहा है या किराएदार रह रहे हैं या क्या स्थिति है, वो यहाँ पर हमें भरनी है। तो देखिएगा 14 की बात करते हैं कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या, मकान अपना है तो कोड 1 जाएगा, किराए का है परंतु अन्यत्र अपना मकान भी है, हम इस मकान में किराए पर रह रहे हैं तब भी हमारी जानकारी यहीं भर जाएगी, और हमारा मकान कहीं अन्य है तो कोड 2 जाएगा। ठीक, और किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है तो 3, हम किराए पे ही रह रहे हैं लेकिन हमारा खुद का कोई मकान नहीं है तो कोड 3 भरा जाएगा, और इनमें से कोई स्थिति नहीं है तो फिर कोड 4 जाएगा। ठीक है, कोई स्थिति मतलब हमारा भी नहीं है और हमारा किराए का भी ये नहीं है और हमारा खुद का भी नहीं है तो फिर कोड 4 चला जाएगा। ठीक, जब इनमें से कोई, अब 15वां कोड के कॉलम क्या है, इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, कमरे भरे जाएंगे। अब आप इस चीज में देख लीजिए कि कमरे कौन से होंगे, कमरे कौन से होंगे, मतलब रसोई को कमरा गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, बाथरूम को कमरा गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, वो चीज देखिएगा। तो यहाँ पर आपको इसके नीचे कॉलम दिया गया, वहां देखने के लिए ये मिल जाएगा, देखिएगा। अब देखिएगा कॉलम 13 की हमने बात की थी कि अगर संस्थागत परिवार नहीं है तो ही उनकी कास्ट भरी जाएगी, एक बार उस पर भी बात करते हैं। यहाँ टिप्पणी लिखी हुई है कि अनुसूचित जात केवल हिंदुओं, सिखों और बौद्धों में ही होती है, किसी अन्य धर्म में नहीं होती है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एससी के लोग केवल हिंदू और सिख और बौद्धों में मिलेंगे और एसटी के सभी में मिलेंगे। ठीक, तो वो जब हम कॉलम 13 भरेंगे आप तो उसका ये ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा कॉलम 15,
कि जो अभी हम भर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि रसोई घर, स्नानागार, शौचालय, कोठरी यानी स्टोर, गलियारा और बरामदे को शामिल कमरे में नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि रसोई घर या जो स्नानागार गृह, स्नान गृह है, बाथरूम और शौचालय है, कभी कभी बाथरूम बड़े होते कमरे टाइप होते, लेकिन आप कमरे में उसको नहीं गिनेंगे। कोठरी जो स्टोर रूम आपका है, गलियारा है, गलियारा जो होती गैलरी होती है, और बरामदा, ये शामिल कमरे में नहीं किए जाएंगे। इसमें रहने के कमरा, कमरे में किसे शामिल करेंगे आप? जो रहने का कमरा उसे, शयन कक्ष है उसे, खाने का कमरा है उसे, ड्राइंग रूम या अध्ययन कक्ष है इसको, और नौकर का कमरा, ये सभी कमरों में गिने जाए। ठीक, तो ये चीज जानकारी हमारी होनी चाहिए। अब देखिएगा उसके बाद कॉलम 18, तो 18 को जब पढ़ेंगे तब इसको देखते हैं। या समझ लीजिएगा यहाँ पर कि कॉलम 18 के लिए ये है, और कॉलम 18 क्या है। अभी 15 का क्लियर हो गया, 15 को एक बार फिर देख ले रहे हैं कि 15 में हमसे क्या कहा गया था। ये है 15। 15 में कहा गया कि इस परिवार में रहने के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। ठीक, तो कमरों की संख्या आप इसमें भर देंगे। क्या क्या छोड़ना वो हमने बता दिया। अब 16 में इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति। अब जब परिवार में आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि पति पत्नी वाले कितने जोड़े हैं, जोड़े पति पत्नी वाले, यानी ऐसे लोग कितने हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, पति पत्नी दोनों रह रहे, तो उनके पेयर गिन लेंगे। जैसे मान लीजिएगा 4 लेडीज हैं, 4 जेंट्स हैं, तो कितने पेयर हो गए? लोग तो 8 हो गए, लेकिन पेयर तो 4 हुए, तो आप पेयर करके यहाँ पर उनकी संख्या 16 में दर्ज कर देंगे। 17 में देखिए पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, पानी आप कहाँ से पीते हैं, वो कहाँ से आपको मिल जाए। तो नीचे दी गई सूची में कोड आपको दर्ज करना पेयजल का स्रोत। ठीक है, तो पेयजल के स्रोत का आपको जो भी कोड आपको मिल जाएगा तो वो यहाँ दर्ज कर देंगे। देखिएगा ये लिखा हुआ पेयजल, ये आप नल का पानी पीते हैं। नल का भी 2 तरीके का पानी है, नल का पानी उपचारित स्रोत से। अब ये नल का पानी उपचारित स्रोत से मतलब है पानी तो आपके घर में आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है? एक ऐसी जगह से आ रहा है जो पानी का पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, तब आपके घर पे पानी आता है। तो पानी नल का पानी, लेकिन उपचारित स्रोत से, कोड 1 जाएगा। और नल का पानी अनउपचारित स्रोत से, यानी ट्रीटमेंट नहीं किया वाटर किया, अर्थात आपके घर में समर लगी हुई है, या आपके घर में हेड पंप लगा हुआ, जो अंडरग्राउंड वाटर आप सीधा खींच के ले रहे हैं, या आपके घर में भी जहां से भी पानी आ रहा है वो ट्रीटमेंट नहीं किया गया, डायरेक्ट अंडरग्राउंड वाटर है, आपके घर भेजा जा रहा है, तो उसके लिए कोड 2 दिया जाएगा। ठीक, कुएं का पानी के लिए 3 कोड है, हैंड पंप के लिए 4 कोड। अब देखो हैंड पंप के लिए 4 कोड यहाँ दिया गया, और हैंड पंप का पानी किस में जाएगा? अनौपचारिक स्रोत का भी तो हैंड पंप का पानी भी तो हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबवेल या बोरवेल का पानी है तो 5 कोड जाएगा, झरना है तो 6 जाएगा। अब आप अपना समझ के लिखेंगे। देखो यहाँ हैंडपंप भी दे दिया, और फिर अनौपचारिक स्रोत क्या है? हमारी हैंडपंप का पानी अनौपचारिक स्रोत नहीं होता क्या? ठीक, अब यहाँ से एक चीज समझ लीजिएगा कि कोई बहुत चीज कठिन नहीं है कि अनौपचारिक स्रोत मतलब ये पानी ऐसी जगह से आ रहा है जिसका ट्रीटमेंट किया गया। पानी कहीं बाहर से ही आ रहा है लेकिन वो ट्रीटमेंटेड नहीं है, तो कोड 2 भरेंगे। लेकिन आपके घर में ही नल लगा हुआ है, उसके लिए कोड 2 नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, उसके लिए कोड 2 नहीं जाएगा। पानी बाहर से कहीं समय या भेजा जा रहा है पाइप द्वारा कैसे भी, लेकिन वो ट्रीटमेंटेड वाटर नहीं है। ठीक, तो कोड 2 भरेंगे। और आपके घर में नल लगा हुआ है, हैंडपंप लगा हुआ है, तो उसके लिए कोड अलग अलग दिए गए हैं। नदी झरना कैसे पानी आ रहा है, तो वो सब कोड यहाँ दिए गए। ठीक, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अनौपचारिक स्रोत से मतलब है कि जो हमारे घर में नल से हमने पानी लिया, वो भी तो हमने कोई ट्रीटमेंट थोड़ी किया, डायरेक्ट पी रहे, लेकिन वो आपके घर के नल का है तो उसका कोड अलग है। ठीक है, तो पेयजल का स्रोत आप समझ पाए होंगे। अब देखिएगा अगला इसमें नंबर क्या है, 18। पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है? पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है? परिसर के अंदर है तो कोड 1 जाएगा, परिसर के निकट है तो कोड 2 जाएगा, और दूर है तो कोड 3 जाएगा। अब ये परिसर के अंदर और परिसर के निकट और दूर का आप समझ लीजिएगा। जैसे अब देखिए कॉलम 18 जो हम बात कर रहे हैं परिसर के अंदर, निकट या बाहर के लिए, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि परिसर के निकट का अर्थ है कि निकट का अर्थ है नगर के लिए 100 मीटर। परिसर निकट मतलब आप जहां रह रहे हो और आपके 100 मीटर के अंदर ही आपको जल मिल रहा है, तो वो परिसर के निकट कहा जाएगा। और शहरी क्षेत्र है तो, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर भी, अगर आपके 500 मीटर के क्षेत्र में आपको जल मिल रहा है तब वो आपके परिसर के निकट कहा जाएगा। और इससे बाहर है तो कॉलम दूर का फिर जाएगा।
ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अंदर का अलग है, निकट का उसमें और दिया गया, तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। देखिएगा 18वें कॉलम क्या कह रहे हैं कि पेयजल का स्रोत की उपलब्धता कैसी है, परिसर के अंदर के लिए तो एक हो जाएगा, अंदर से मतलब आपके घर में लगा हुआ है, लेकिन फिर परिसर के निकट, निकट अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में तो 500 मीटर भी के रेंज में आपको जल मिल रहा है तो वो परिसर के निकट बोला जाएगा, और शहरी क्षेत्र में 100 मीटर के अंदर मिल रहा है तो परिसर के निकट बोला जाएगा, और इससे बाहर अगर है तो फिर दूर हो जाएगा। ठीक, तो ये 18वां कॉलम हमारा क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से देखिएगा 19वें कॉलम से कहा गया है कि प्रकाश का स्रोत क्या है, बिजली आपको मिल रही है तो कोड 1 जाएगा, मिट्टी का तेल जलाते कोड 2 जाएगा, और सौर ऊर्जा का अगर आपके प्लांट लगा हुआ है तो 3 जाएगा, और तेल वगैरह और अन्य कोई तेल, मिट्टी के तेल के अलावा किसी तेल का उपयोग कर रहे हैं आप, तो फिर आपका कोड 4 जाएगा, और ये कुछ भी नहीं है तो कोड 5 जाएगा, और कोई लाइट की व्यवस्था है ही नहीं तो फिर प्रकाश रहित घर है तो कोड 6 जाएगा। अब ऐसा तो शायद कहीं मिले कि कोई लाइट की व्यवस्था कोई ना करता हो। अब जैसे आप मोमबत्ती जला के काम चला रहे हैं तो वो आपका आ जाएगा अन्य में 5 में, और मोमबत्ती भी नहीं जला रही, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर कोड मिलेगा 6। ठीक है, अब देखिएगा 20 में क्या किया आप, शौचालय की सुलभता। ठीक, शौचालय सुलभता में क्या है कि हाँ है कि नहीं है, केवल परिवार के लिए है लेकिन परिवार के ही लोग जाते हैं, कोई और नहीं, तो एक कोड हो जाएगा। अन्य परिवार के साथ ही ये जुड़ा हुआ है, मतलब परिवार से मतलब आपका एक ही मकान के लोग जा रहे हैं, दूसरे मकान तीसरे मकान तक के लोग जा रहे हैं तो फिर कोड उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब 21वां कॉलम, ये कॉलम 20 में आपने 1 या 2 है तो शौचालय की का प्रकार आपको बताना पड़ेगा, यानी कॉलम 1 या 2 से मतलब है कि आप घर मकान, एक मकान नंबर के ही जो लोग जा रहे हैं तो एक कोड आएगा, एक से ज़्यादा पर मकानों के लोग एक में ही, एक ही शौचालय में जा रहे हैं तो कोड 2 जाएगा। अगर आपने ये 20 में 1 या 2 भरा है तो फिर आप 21 वाले में ये भी बताएंगे कि नीचे दी गई सूची में कोड दर्ज करें, शौचालय का फिर प्रकार क्या है। अब देखिएगा शौचालय के प्रकार आपको यहाँ दिए गए हैं, वो आप यहाँ से देख लेंगे शौचालय का प्रकार। ठीक है, अब देखिएगा फ्लश और या फ्लश शौचालय से जुड़ी हुई है तो पाइप सीवर पद्धति 1 हो जाएगा, सेफ्टी टैंक के लिए 2 हो जाएगा, और अन्य कोई पद्धति है वहां तो 3 कोड हो जाएगा। 2 गड्ढों वाला ये आप पढ़ के इस हिसाब से उसका जो भी है कोड भर देंगे अगर आपने 20 में 1 या 2 भरा है तो। देखिएगा 22वां कॉलम क्या है कि गंदे पानी की निकासी की जुड़ी हुई है, गंदे पानी की निकासी किससे, यानी आपके घर का जो गंदा पानी है वो कैसे बाहर जा रहा है वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, कि ढकी हुई नाली के द्वारा बाहर जा रहा है या खुली नाली से जा रहा है या किसी भी नाली में नहीं जा रहा, तो फिर आपके घर का पानी कहाँ जा रहा है, इसका मतलब है आपके घर का पानी जो गंदा है, नहाने धोने का, कपड़ों का, बर्तनों का, वो घर में ही कहीं इकट्ठा हो रहा है तो कॉलम 3 भरेंगे। खुली नाली के द्वारा आपका जा रहा तो कोड दिया गया, बंद नाली में जा रहा तो कोड दिया गया। ठीक है, और अब देखिएगा कॉलम में क्या है, परिसर के अंदर स्नान की सुविधा की उपलब्धता, आप जहाँ रह रहे वहीं बाथरूम है कि नहीं है, अगर हाँ स्नानागृह यानी बाथरूम है तो एक कॉलम भरेंगे। छत के बिना, एक ऐसी हमने चारों तरफ से बाउंड्री बना रखी लेकिन छत नहीं है तो कॉलम 2 जाएगा, और इनमें से कुछ है ही नहीं तो कॉलम 3 जाएगा। ठीक, 24 में है कि रसोई घर और एलपीजी पीएनजी का कनेक्शन की उपलब्धता, नीचे दी गई सूची में कोड आप देख सकते हैं। तो रसोई के लिए देखिएगा क्या है यहाँ पर, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस के कनेक्शन की उपलब्धता, यहाँ से आपको कोड देख लिया जाएगा। रसोई घर में खाना पकाते हैं तो फिर किससे पकाते हैं वो उसका कोड यहाँ पर आपका दिया गया, इनमें से कोड आप सिलेक्ट करके अपना उसमें भर देंगे। और नेक्स्ट कॉलम है कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, खाना तो बनता ही है तो फिर ईंधन क्या है। ठीक है, खाना पकाने के लिए 25वां कॉलम है प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, यह कॉलम 24 में आपने 1 भरा है, एक से मतलब है किसी गैस से खाना बनता है आपके यहाँ। ठीक है, तो 6 दर्ज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमारे घर में गैस से खाना बनता था, हम यहाँ पर 6 लिखे। ठीक है, और नीचे दी गई सूची में कोड दर्ज कर।
और भी देख सकते हैं यहाँ पर स्रोत होंगे खाना हमारे घर पर कैसे बनता है। अब देखिएगा 26वां रेडियो ट्रांजिस्टर, ये बहुत पुरानी बात हो गई थी, रेडियो वगैरह तो शायद ही किसी के यहाँ मिलेंगे, उनका अगर कुछ है तो आप, हाँ परंपरागत रेडियो सेट है तो एक भर देंगे, मोबाइल है स्मार्टफोन है दो भर देंगे, अन्य किसी चीज़ की उपलब्धता तीन इनमें से कुछ भी नहीं है तो चार कोड जाएगा। इसी प्रकार से टीवी के लिए आपको यहाँ कोड भरना पड़ेगा। इंटरनेट की क्या सुविधा है उसका, लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल इनमें से किससे आप अपने घर का इंटरनेट चलाते तो वो आपका इसमें चला जाएगा। लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, हाँ या ना, है तो एक, नहीं है तो दूसरा कॉलम आपको इसमें भरना पड़ेगा। और देखिएगा 30 मान टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन, नीचे दी गई सूची में कोड, अगर टेलीफोन स्मार्टफोन ये चीज़ें हैं तो उनके कोड भरे जाएंगे केवल बस। साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल और मोपेड इनमें से कौन सी चीज़ है उनके कोड आप देख करके इसमें भरेंगे। कार जीप अगर है तो उसका कोड भरेंगे। परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज आप खाते क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा। चावल ही खाते हैं तो एक है, गेहूं खाते हैं तो दो है, ज्वार खाते तीन है, बाजरा खाते चार, मक्का के लिए पाँच, और इनमें से कुछ भी नहीं खाते कोई और ही चीज़ खा कर जिंदा है तो छठवां भरा जाएगा। लेकिन आप देखिएगा इसमें चावल का अलग कोड है, गेहूं का अलग कोड है, लेकिन हम तो लोग दोनों चीज़ों को खाते हैं तो गेहूं चावल होना चाहिए था, तो गेहूं चावल का कोई कोड नहीं है। तो अब यहाँ क्या भरेंगे, फिर हम गेहूं भरें चावल भरें, तो हम लोग ज़्यादा क्या खाते हैं, ज़्यादा गेहूं खाते हैं। ठीक, यानी आपके जिस क्षेत्र में आप ये काम करें उस क्षेत्र में ज़्यादा क्या खाया जाता है फिर उसका कोड भरें। देखो हम लोग रोटी भी खाते चावल भी खाते हैं, लेकिन रोटी ज़्यादा खाते चावल कम खाते, सीधी सी बात ये है। सभी घरों में चावल रोज बनते भी नहीं है लेकिन रोटी रोज बनती है, तो फिर रोटी वाला ही कॉलम भरेंगे। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ चावल ज़्यादा बनते रोटी नहीं बनती है तो फिर वहाँ चावल खाया जाता, सीधी सी बात ये है। ठीक है, और लास्ट है हमारा जो इसमें भरेंगे आप मुखिया का मोबाइल नंबर। ठीक, तो एक सीट क्लियर हो जाएगी और एक में किसी एक की पूरी, एक मकान नंबर की पूरी जानकारी दर्ज करेंगे, दूसरे में दूसरे मकान नंबर की जानकारी दर्ज करेंगे, तीसरे में तीसरे के, एक सीट पर 10 लोगों 10 मकान नंबरों की जानकारी दर्ज हो जाएगी यहाँ पर। और सबके कोड यहाँ भी दिए गए, कुछ के साथ साथ दिए गए। और यहाँ 34 में देखिएगा दर्शाए गए अंकों का सही उपयोग करें, दिनांक सहित प्रगणक के यहाँ पर हस्ताक्षर आपको करने हैं और यहाँ आपको डालनी है डेट। 34 नंबर का दिया गया ये 34 नंबर का ये अंक दिए गए आपको, यानी मोबाइल नंबर जब आप लिखेंगे तो इस प्रकार से मोबाइल नंबर में अंक बनाएंगे, 9 ऐसे बनाने, 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। ठीक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, चार ज़्यादातर लोग इस प्रकार से बना देते हैं, ये चार नहीं बनाते, ये बता रहे हैं आपको चार इस प्रकार से बना। ठीक, 9 हम लोग क्या कर देते हैं इस प्रकार से बना देते हैं, ये नहीं बनाने हैं, इसमें आप इस प्रकार से 9 बनाएंगे। ठीक, 7 इस प्रकार से बना देते हैं, 7 ऐसे ना बना करके 7 ऐसे बना। ठीक, 3 हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से बना देंगे, इस प्रकार से 3 नहीं बनाने हैं, 3 आप इस प्रकार से बनाए। ठीक है, इसी प्रकार से एक के लिए हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से कर देते हैं, ये ना बना के सीधा आप ये इस प्रकार से कर दें, 0 को गोल ला करके थोड़ा इस प्रकार से करने की कोशिश करें। तो जैसे अंक हमको यहाँ दिए गए वैसे ही अंकों में हम मोबाइल नंबर को लिखेंगे। तो ये हो गई सीट एक तरफ की आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर सब कोड दिए गए हैं, इन्हें भरने के बाद ये जानकारी आपको मोबाइल नंबर पर भी दर्ज करनी पड़ेगी। तो इसको सही से अगर आप भर पाएंगे तभी हम मोबाइल पर इसकी जानकारी दर्ज कर पाएंगे। ये टिप्पणी वगैरह हमें आपको सब समझ, आप प्रविष्टियों की संख्या गिने और उनका योग करें, वो आपको यहाँ प्रविष्टियाँ कितनी आपने की हैं वो लिखना पड़ेगा, सब उनका योग करना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पर और दिया गया ये, ठीक है, 21 में और ये 14 इनका जो भी था वो सब, लेकिन इनका आप यहाँ कुछ भी हमको नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। तो हमने एक आपको ये जो मकान सूचीकरण का है ये हमने आपको इसमें भरना समझाया है कि ये कैसे भरा जाए। भारत की जनगणना 2027 मकान सूचीकरण एवं मकान गणना अनुसूची को कैसे भरा जाएगा। ठीक, आगे वाले में हम लोग सीखेंगे, देखिएगा इसी हमारे पास दिया गया है, ये साइड बी है लेकिन उसी तरीके से भरी जाएगी। ये है नजरी नक्शा, इसके आगे वाले वीडियो हम लोग सीखेंगे कि नजरी नक्शा कैसे बनाया जाता है, यानी जिस गांव का भी आप एक कार्य करेंगे उसका आपको एक मैप तैयार करना पड़ेगा। ठीक, तो मैप कैसे भरा जाएगा ये सीखेंगे हम लोग
नेक्स्ट में। इसमें इतना ही, आशा करते हैं आपने समझा होगा। दैट्स